हमारे साथ वफाकी वजीर असद उमर साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को भी हेड कर रहे हैं। रोज़ाना इनकी मीटिंग होती है जिसको वो चेयर करते हैं। आज भी ये मीटिंग हुई। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने सुना होगा इस हफ्ते डॉक्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुल्क भर से, वो ये कह रहे हैं कि जो तेज़ी से इजाफा हो रहा है इस वक्त तादाद में, हमने बताया 4,800 थे 10 अप्रैल को, अब वो 13,000 के करीब पहुँच चुके हैं। उसकी एक वजह यह है कि लॉकडाउन में नरमी आई है। अब वफाकी हुकूमत ने वैसे तो 9 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन वो एक स्मार्ट लॉकडाउन है। असद साहब, आपकी क्या असेसमेंट है जब आप बैठते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में? क्या आपकी असेसमेंट ये है कि लॉकडाउन में जो नरमी आई है उसकी वजह से अब ये केसेस तेजी से फैल रहे हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो शहजाद मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स हमारे जो हैं वो न सिर्फ एक अहम आवाज़ हैं इस फैसला साजी के अंदर, बल्कि ये गलत ना हुआ कहने के लिए कि वो सबसे अहम आवाज़ है, क्योंकि जाहिर है कि हम हेल्थ के एक सेहत के मामले से डील कर रहे हैं। और जो डॉक्टर साहिबान जो बात कह रहे थे तदाबीर करने की, वो भी बुनियादी तौर पे सब अच्छी तजावीज़ हैं जिनको अगर हम सब अपना लें तो सारी हमारे मुल्क के लिए, माशरे के लिए बेहतरी हो सकती है। जहां तक डेटा की बात है, डेटा इस बात को सपोर्ट नहीं करता जो आप कह रहे हैं। वो टेक्निकल सी हो जाएगा कि जो केस प्रोग्रेशन हो रही है उसमें दो चीजों का जरा सा ख्याल रखें। एक तो वो उसको जो एपिडेमिक कर्व है उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज देखा जाता है, वो परसेंटेज इंक्रीज बढ़ नहीं रही है इस वक्त, ऐसे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो उसके अंदर ग्रेजुअल जरा सी स्लो डाउन नजर आ रहा है, यानी इजाफा नहीं रुक रहा, लेकिन इजाफा जिस रफ्तार से हो रहा था वो उसमें जरा सी कमी नजर आ रही है। पिछले 2-3 दिन की बात कर रहे हैं या पिछले 15 दिन की बात कर रहे हैं आप? मैं 10-12 दिन की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो चीज देखने की, जहां तक केसेस का ताल्लुक है, हम अगर आपको याद हो हम शुरू से ये कह रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी तमाम दुनिया की तरह क्योंकि महदूद है। हम जिन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं वो माशरे का एक छोटा हिस्सा है, और इसलिए जितने टेस्टेड पॉजिटिव केसेस आपको नजर आ रहे हैं, हकीकत में इससे कहीं ज्यादा केसेस माशरे के अंदर मौजूद हैं। और खासतौर पे इस बीमारी के अंदर जहां एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई ज़ाहरी अलामत ना होने वाले लोग भी हैं, वो भी वायरस के कैरियर हैं। हुआ ये है कि ये पिछले 10-12 दिन में जो आपको केसेस की फिर भी जो थोड़ी बहुत तादाद बढ़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है, वो इसलिए है कि हमने टेस्टिंग की कैपेसिटी 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दी। 2,500 और 3,000 के दरमियान टेस्ट हो रहे थे यही मिडिल ऑफ अप्रैल के दरमियान, और वहां से वो बढ़ के अब 6,000 और 7,000 के दरमियान हो रहे हैं। सो जो टेस्टेड पॉजिटिव बढ़ गए हैं, लेकिन जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उनकी फीसद अगर आप देखें तो वो वही है या उससे जरा से कम है जो आज से 15 दिन पहले थी। ये तो हो गया केसेस वाला। असल जो चीज जिसको हम देखते हैं, जो हार्ड डेटा हमारे पास मौजूद है, वो ये है हमारे पास कितने मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, हमारे पास कितने मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हमारे पास सबसे जो जाहिर है सबसे जो ज्यादा खराबी जो होती है या सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात जो है वो है हलाकतें। वो पिछले तकरीबन 10 दिन से वेंटिलेटर्स पे जो मरीज हैं वो भी स्टेबल है, और वो 50 और 60 के दरमियान नंबर जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है। सिर्फ आपको ये बता दें कि जो वेंटिलेटर्स इस वक्त कोविड के लिए या कोरोना वायरस के लिए इस वक्त डेडिकेट किए गए हैं, प्लस जो नए आ रहे हैं हमारे पास सिस्टम के अंदर, वो मई के अंदर 2,000, इस वक्त तकरीबन 1400-1500 है, वो 2,000 तक चली जाएगी तादाद। तो टोटल वेंटिलेटर्स की तादाद 2,000 तक चली जाएगी जो कोरोना वायरस के लिए डेडिकेट किए जा रहे हैं। वैसे तो इस वक्त भी मुल्क के अंदर तकरीबन 4,000 के करीब वेंटिलेटर्स हैं। तो अब हम उसमें से 50 से 60 के दरमियान, और वो नंबर पिछले कोई 8-10 दिन से स्टेबल चल रहा है। इसी तरीके से हलाकतें जो हैं वो 15-17 के दरमियान जो हैं वो चलती जा रही हैं, तो वो स्टेबल हैं मोर और लेस उसी लेवल के ऊपर। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि खतरा भी है, लोगों को बीमारी फैल भी रही है, लोगों की हलाकतें भी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले को 10-12 दिन के अंदर हमने 14 अप्रैल को वो फैसले किए थे, उसके बाद ये आज हमने बहुत तफसील से इसी चीज को देखा है कि क्या 14 अप्रैल के बाद हमें कोई बड़ी तब्दीली नजर आई है इस ट्रेंड के अंदर। वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहब, आप ये कह रहे हैं जो केसेस की अब तादाद बढ़ी उसकी एक वजह ये है कि अब आप टेस्टिंग ज्यादा करें, लेकिन 14 अप्रैल को आपको याद होगा कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बताया था कि हमारी प्रोजेक्शंस ये थी कि 190 के आसपास अमवात हो सकती हैं कोरोना वायरस से, लेकिन उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है कि वो तादाद कम है। उस वक्त तकरीबन 100 टच करने वाली थी अमवात की तादाद, लेकिन अगर उसके बाद से आप देखें तो जो अमवात की तादाद है उसमें तेजी से इजाफा हुआ है, 277 अब हो चुकी है, यानी कि पिछले 10 दिन में जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 170-180 से बढ़ चुकी है।
मैंने अभी आपसे क्या क्या कि 15 और 17 के दरमियान जो है वो नंबर मोरलेस स्टेबल है, यानी 10 दिन के अंदर 150 से 170 के दरमियान हो गया। यही तो मैं भी आपको कह रहा था। लेकिन वो जो नंबर है वो, अगर आपको याद हो, 14 तारीख की अनाउंसमेंट से एक दिन पहले पहली दफा नंबर जो है वो डबल डिजिट में जाके जरा बड़ा नंबर आया था। मेरे ख्याल में ऐसे ही 15, 16, 17 का कुछ नंबर था। उस लेवल के ऊपर स्टेबल है। उससे एक हफ्ता पहले हमने वजीर आजम को बताया था कि अमवात 5-6 हो रही हैं, लेकिन वेंटिलेटर के ऊपर जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो हमने उनको कहा था कि तवक्को रखिएगा कि एक हफ्ते 10 दिन के बाद अमवात का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब आखिरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके ऊपर, वो ये है कि देखें, दोबारा मैं वही कहूंगा जो डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं, आपने बाजार जाके अफ्तारी के लिए सामान खरीदना है, अगर आप जरा सा फासला छोड़ के खड़े हो जाएंगे तो अफ्तारी आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन बीमारी के फैलाव में रुकावट होगी। आपको अल्लाह ताला ने इजाजत दी हुई है, उलमा ने कहा है आप घर पर तरावी पढ़ सकते हैं, आप घर पर तरावी पढ़ेंगे, आपको सवाब भी मिल जाएगा और आप बीमारी के फैलाव को भी रोक सकते हैं। तो अगर हम जो मंतकी फैसले हैं एक अपनी एहतियात के लिए भी और माशरे के एहतियात के लिए भी करते रहे, तो उम्मीद ये है कि जैसे अभी तक अल्लाह ताला ने करम किया और ये बिल्कुल काबू से बाहर नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा असद उमर साहब, आपने अगर सुना हो, जब सिंध के डॉक्टर्स आके बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो 80% तक भर चुके हैं हम, और ऐसा ना हो कि अगर ये वायरस तेजी से फैलता है तो हमें सड़कों पे लोगों का इलाज करना पड़े। अब आप नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर में रोजाना होते हैं, इस वक्त क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो चुकी है? क्या वाकई 80% तक हमारे अस्पताल और जो कैपेसिटी इस वक्त मुख्तस की गई है कोरोना पेशेंट्स के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे वो इंतहाई सीनियर, इंतहाई जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। उनमें से ज्यादातर को तो मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ, तो मुझे कोई वजह नहीं है कि मैं सेकंड गेस करूं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जिन हॉस्पिटल्स की वो बात कर रहे हैं कि वहां पे ये उनको सूरत हाल नजर आई, अगर वो कह रहे हैं तो जरूर सही होगा। मैं आपको और इसीलिए हम बाहर बाहर आपसे कहते हैं कि देखें, ये चीज एक जज्बाती तौर पर तो ये बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि सारे मुल्क में एक फैसला होना चाहिए, लेकिन ये गैर मंतकी बात है। मैं अभी देख रहा था एक अमेरिका का बहुत डिटेल यूट्यूब के ऊपर है, मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। कैलिफोर्निया की सूरत हाल और न्यूयॉर्क की सूरत हाल का मुआवजना किया गया है, बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है, इसलिए फैसले भी जरूर मुख्तलिफ। अगर कराची में ऐसी सूरत हाल है, वहां पे हॉटस्पॉट समझ हो रहे, जरूर एक्शन लेना चाहिए। कौमी सतह के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 13,000 से ज्यादा आईसीयू बेड्स जो हैं वो कोविड के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये तकरीबन 400 से ज्यादा अस्पताल हैं जिसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन की गई है, और वहां पर इस वक्त 3,500 के करीब मरीज हैं। तो तकरीबन इस वक्त हम 25% ऑफ कैपेसिटी पे हैं, 75% अभी भी अवेलेबल है। वेंटिलेटर्स जो सबसे मुश्किल चीज है, जिसकी सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। आज का नंबर जो था वो, तो मतलब मुल्क में कहीं पर भी इंक्लूडिंग सिंध ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 80% आपकी कैपेसिटी भर गई हो, जो आपका आदाद शुमार है उसके मुताबिक? नहीं, मैं तो आपको पूरे मुल्क का बताया ना। तो अब अगर पूरे सूबे में किसी एक शहर में कुछ अस्पतालों में हो सकता है 80% हो गई हो, सो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हो सकती है। और जब भी मैं बोलता हूँ बार बार कि जो सूरत हाल मुकामी है, ये इसका मतलब अगर कोई हुकूमत सिंध कराची में इस किस्म का कोई काम देती है जो अपनी वहां की कराची की सूरत हाल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्क दुश्मनी का फैसला करे, उनके ग्राउंड की सूरत हाल देख कर ही फैसले करें। उनका कंसर्न भी है, और बिल्कुल डॉक्टर्स का कंसर्न तो यही होगा कि ये बीमारी तेजी से ना फैले, वरना जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ सकता है हॉस्पिटल्स पर। असद साहब, ये भी जरा बताइएगा कि आपने जैसे भी कहा कि हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, अब आप इस चीज पर इत्तेफाक कर चुके हैं पहले ही कि उसके लिए जरूरी है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होगी। आपका स्टेटमेंट था कि एंड ऑफ अप्रैल हम 25,000 टेस्ट कर रहे होंगे। कल चेयरमैन एनडीए ने कहा कि अब अगले हफ्ते हम 50,000 एक दिन में टेस्ट कर रहे होंगे। हम उस 25 या 50,000 के करीब आते हुए अभी नजर नहीं आ रहे, तो फिर कैसे हम ये फैसला कर सकते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन में कौन सा एरिया सेंसिटिव है, कौन सा एरिया ज्यादा प्रोन है कि वहां पे ये वायरस तेजी से फैल सकता है? 50,000 तो जनरल अफजल ने, मुझे नहीं पता उसकी क्या बेसिस उन्होंने बताई है। कल हामिद मीर साहब से उन्होंने बात की थी तो उनको बताया था वो जनरल अफजल जो है वो, क्योंकि मशीनें सप्लाई करना, पीसीआर मशीन सप्लाई करना उनकी जिम्मेदारी है, प्लस जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स वाला डिलीवरी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कोई ना कोई तो बेसिस इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो 25,000 की कैपेसिटी है सिस्टम के अंदर,
وہ کریٹ کر لی گئی ہے کہ 25,000 روزانہ ٹیسٹ ہو سکیں. ہو کیوں نہیں رہے تھے ابھی تک؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ اس وقت تک جو گائیڈ لائنز تھی وہ تھی صرف 2-3 ٹائپ کے جو لوگ تھے ان کے لیے، یعنی کوئی ہسپتال آیا، اس میں ظاہری علامات تھیں، اس کو آپ نے ٹیسٹ کیا، یا بارڈر سے کوئی آ رہا ہے، افغان بارڈر سے، ایران بارڈر سے کوئی انٹر ہو رہا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کی، یا اپنے ایئرپورٹس پہ جو باہر سے لوگ آ رہے تھے ان کی ٹیسٹنگ کی، یا جو کچھ فرنٹ لائن آپ کے ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر ورکرز وغیرہ، ان کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ جنرل ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ ٹی ٹی کیو کا اب یہ ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ جو ہے این سی سی نے اس کی منظوری دے دی، اس کا اطلاق شروع ہو گیا، پیر سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. اور ہمارے اسیسمنٹ یہ تجزیہ یہی ہے کہ اس ہفتے کے اندر آپ کو ایک دم سے ٹیسٹ کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. کیپیسٹی، صلاحیت کریٹ کر دی گئی ہے. صحیح ہے، صلاحیت بھی کریٹ کر دی اور آپ نے اب آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. کل ہمارے ساتھ ایس ایم ای سیکٹر سے منسلک لوگ موجود تھے، جس میں چین سٹور ایسوسی ایشن کے تھے، ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے تھے، ریٹیل ہول سیلرز موجود تھے، اور ان کی یہ شکایت تھی کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو سستا قرضہ دینے کا کہا ہے یا پے رول اسکیم جو انہوں نے متعارف کروائی ہے، اس سے بڑے جو صنعت کار ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے لیے وہاں پر کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم سے کولیٹرل بینک مانگتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جو اس وقت احساس پروگرام ہے وہ بھی جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو کیٹر کرتا ہے. تو ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے جو موٹر سائیکل پر آتا ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ لانچ نہیں کیا ہے. آج آپ کی میٹنگ میں اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، حماد اظہر کے ٹویٹ بھی موجود ہے کہ پہلا فیز کا اناؤنسمنٹ کل ہوگا. لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس حد تک آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 90% جو کاروبار ہے وہ تو میڈیم اور اسمال سائز ہے. تو کس حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جس کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہو کہ وہ ملک کے تمام بزنس جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور ریاست جو ہے یا حکومت جو ہے ان بزنسز کو چلا سکے. اور یہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرمایہ کار یا وہ بڑے تاجر، ہم ان کی بات کریں. اس کا جو وزن ہے وہ ایک غریب آدمی پہ، متوسط طبقے کے شخص پہ، ایک سفید پوش کے اوپر بھی پڑتا ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ توازن کے ساتھ فیصلے کریں، صرف یک طرفہ فیصلے آپ نہیں کر سکتے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جو ایس ایم ای کا جیسے حماد نے آج ٹویٹ بھی کیا، جب انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن بھی کی تھی، بلکہ ابھی آپ کی کال آنے سے پہلے میں انہی کی پریزنٹیشن پڑھ رہا تھا کل کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اندر. پھر تو آپ کچھ بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں اس پریزنٹیشن سے. نہیں، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً وہ جو کل جس کا اپروول لینے کے لیے آ رہے ہیں جس اسکیم کا، اس میں جو چھوٹے پاکستان کے کاروبار ہیں وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ کاروبار کو اس کا فائدہ ہوگا. اور ٹوٹل جو اس میں اماؤنٹ ہے وہ 50 ارب روپے کا یہ پیکج ہے، جس کی وہ کل منظوری لینے کے لیے اقتصادی رابطہ کونسل کے اندر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ ایک اور اسکیم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جس کے اندر ٹوٹل ان کا تخمینہ تھا کہ ایک اور کوئی 35 سے 40 لاکھ جو ہیں وہ کاروبار، چھوٹے کاروبار اور کور ہوں گے. تو یہ بہت بڑی پیمانے پہ ہو رہا ہے. لیکن تفصیل کا تو ہم انتظار کر لیں گے، لیکن کس طرح فائدہ پہنچایا جائے گا؟ جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جو لوگ ہمارے ساتھ کل پروگرام میں موجود تھے انہوں نے کہا ایک تو بلز کا ایشو ہے، اس کو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رینٹ کا ہے، لیکن جن سے انہوں نے اسپیس رینٹ پہ لیے وہ خود پرائیویٹ پراپرٹی ہے، ان کی پرائیویٹ لوگ ہیں وہ، تو وہ آپ کو کیوں چھوٹ دیں گے کہ آپ 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا آپ کو رینٹ معاف کر دیں؟ وہ وہاں سے نہیں کرتے. تو اس طرح اسٹیٹ کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ان چیزوں کو؟ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جو کل ان کی جو اسکیم جو آئے گی اپروول کے لیے، اور اس پہ ہماری آپس میں بھی مشاورت پہلے بھی ہو چکی ہے، وہ ہے یہ بجلی کے بلوں کے ذریعے. کیونکہ ایک جو بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا شہزاد ہمارے ملک کا، اور امید ہے کہ یہ اتنا بڑا جو کرائسس ملک نے دیکھا ہے اس کے بعد کچھ بڑے فیصلے کیے جائیں گے اور صوبے اور وفاق مل کر جو ہے، ہمارے پاس معلومات ہی نہیں ہے کسی کی. ہمارے پاس 76% جو ہے ملازمین مزدور ایسے ہیں جو ایسی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کام کہاں کرتے ہیں. ہمیں کاروباروں کا جو ہے وہ زیادہ تر کیونکہ ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کا نہیں پتہ چلتا. تو جو سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود تھا کاروبار کرنے والے لوگوں کا، وہ کمرشل اور انڈسٹریل میٹر ہیں بجلی کے. اس لیے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اور چلیں ان کو شاید کل خوشخبری ملے، شاید یہ بلوں میں جو مؤخر کرنے کی بات کریں شاید اس سے کچھ اور بہتر چیز مل جائے. اور کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ان کو؟ کیونکہ بینکس ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں کہ ہم کیسے رسک لیں گے، رسک تو بینکس کو لینا پڑتا ہے، وہ لیں گے نہیں. ایس ایم ای پر ابھی بھی جو کنٹریبیوشن ہے بینکس کی بڑی لمیٹڈ ہے. تو اس حوالے سے کوئی اسکیم میں ہے بات ان کے لیے؟
जी, उन्होंने स्टेट बैंक ने जो किया था, वो स्टेट बैंक की स्कीम तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो बिजनेसेस ने बैंक्स में ज्यादा लेंडिंग नहीं की, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट की तो सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन वो लॉसेस जो हैं, अगर लोन खराब बैड डेट हो गया तो फिर क्या होगा, उसके खतरे की वजह से वो लेंडिंग नहीं कर रहे थे। तो वो भी कल की इक्तिसादी राब्ता काउंसिल की मीटिंग के इजलास के अंदर प्रपोजल है कि उसका फर्स्ट लॉस इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है, यानी बैंक की आसान अल्फाज के अंदर बैंक ने जो कर्जा देना है, उसकी रिस्क जो है, उसका रिस्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वफाकी हुकूमत उठा ले, तो वो भी कल उसके ऊपर है। उसकी भी तकरीबन 30 अरब रुपए की तखमीना लगाया गया है कि वफाक से जो सब्सिडी जाएगी। ठीक है असद साहब, एक दो और इश्यूज में मैं आपसे चाहता था बात करूं, क्योंकि आज ये खबर आई थी कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर नजर सानी का फैसला कर चुकी है, और बाज पार्टीज जो है वो एक मुस्बत इशारा भी दे चुकी हैं। क्या आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत गौर कर रही है नजर सानी करने की? पहली बात तो 18वीं तरमीम के मैं आपको बता दूं कि 18वीं तरमीम, ये मैं कोई 50 दफा पहले भी टीवी पे बोल चुका हूं, कई सालों से कह रहा हूं कि बजाते खुद एक सही सिमत की तरफ कदम था। मुल्क में फैसला साजी जो है वो इस्लामाबाद से निकल के जमीन तक जाए, ग्राउंड तक पहुंचे, ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए जरूरी है और एक अच्छा कदम है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अभी भी वो नामुकम्मल है, क्योंकि कराची से वो इस्लामाबाद से निकल के सूबाई हुकूमत तक पहुंच गई, लेकिन जो मुकामी हुकूमतों को जो इख्तियार मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले, इसलिए हम पिटीशन भी लेके गए हुए हैं सिंध के केस के अंदर। तो वो अच्छा इकदाम था, लेकिन उसको करने के बाद आपको कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। अभी देखें ना, अभी क्या हो रहा है, अभी मौजूदा सूरत हाल देखें। इंडस्ट्री तो डिफॉल्ट सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के अंदर, तो ये सारी इंडस्ट्री वाले लोग जो हैं, ये सारे कारोबार करने वाले लोग वफाक से क्यों मांग रहे हैं? भाई ये तो डिफॉल्ट सब्जेक्ट है ना, सूबे हैंडल करें। अगर स्टेट बैंक से किसी किस्म की मदद चाहिए या बैंक से चाहिए तो वो वफाक के अंडर आ जाते हैं। नहीं, स्टेट बैंक ने तो मदद कर दी थी, अब तो सब्सिडी की बात है, दे देना। ये जो फर्स्ट लॉस इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, रिस्क इंश्योरेंस हम वफाक ले रहा है, ये सूबा दे दे, किसने रोका है? तो शहजाद इकबाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फोन करें चीफ मिनिस्टर से, उनसे सवाल पूछे। देखिए ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरीके से सेहत जो है वो तो है डिफॉल्ट सब्जेक्ट, लेकिन जब तक वफाक और सूबे साथ मिलके काम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके सूबों के हुकूक जो है उनको गसब कर लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इनका साथ मिलके काम करना नागुज़ीर है, इंतहाई जरूरी है, और कामयाबी है ही उसी सूरत में। तो मेरे ख्याल में कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में जो चेंजेस की गई थी, उसके बाद उसमें गैप्स नजर आए हैं। हमें तजुर्बा हासिल हो गया है, तमाम सियासी पार्टियां साथ बैठ के उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला कर सकती हैं, उसके ऊपर देखें अभी क्या बात निकलती है। और ये इसी क्राइसिस की वजह से, तो मतलब जो गैप्स आप कह रहे हैं कि आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये फैसला आप लोगों ने किया है कि इस पर नजरसानी करनी चाहिए, और आप लोग पार्टी से बात भी कर रहे हैं या आइंदा करने का इम्कान है? बातचीत शुरू करेंगे। अभी तो बिल्कुल हम क्राइसिस के बीच में हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये एक एहसास, और इस वक्त देखें सूबे भी कोऑपरेट करें, उनकी भी मैं तारीफ करूंगा कि देख लें तमाम सूबे जो हैं वो भी वफाक के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इस 2 माह के लिए नहीं, बल्कि इस तजुर्बे को बुनियाद बनाते हुए आगे भी मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर ये जो कोऑपरेशन है इसको और मजबूत किया जाए, और जो भी गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनको पुर किया जाए। सर, कोऑपरेशन करना, जो गैप्स हैं उनको फिल करना, मजबूत बनाना सूबों को, इस हवाले से वो एक इशू है, लेकिन इख्तियारात उनसे लेके सूबों से वापस वफाक की तरफ लाना ये एक अलग इशू है। आप किस तरफ काम कर रहे हैं? आप समझते हैं कि कुछ ऐसे इशूज हैं जिनको अब वफाक की तरफ आना चाहिए? ये कोई टेबल पे नहीं है, हम उनसे कोई चीज हम सूबों से नहीं लेना चाहते, सिवाय उन चीजों के जो खुद सूबा बोले कि जी कोऑर्डिनेशन के लिए ये अच्छा है कि ये वफाक अभी हो रहा है ना। अभी रोजाना क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर सिर्फ, क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि ये फैसले जो हैं वजीर आजम करें। तो वो चीजें जहां सूबे भी ये समझते हैं कि अगर मरकजी बुनियाद के ऊपर मुशावरत के बाद तमाम सूबों को शामिल करके, और उसके लिए प्लेटफॉर्म भी हाजिर है जो कि CCI का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि इस 18वीं तरमीम के बाद मुल्क को आगे ले जाने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो बड़ी मरकजी अहमियत रखती है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इसका एक मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट बनेगा। वो पिछली दोनों हुकूमतों ने सेक्रेटेरिएट ही नहीं बनाया, तो हमने ये काबीना ने फैसला कर लिया है, अब वो सेक्रेटेरिएट बनने जा रहा है। मकसद यही है कि मुल्क के अंदर हम मिलजुल कर काम कर सके, ये इख्तियारात की जंग का सिलसिला नहीं है। सही है, क्योंकि आज शहरी रहमान साहिबा ने इसको रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 18वीं तरमीम पे किसी किस्म की तरमीम हो। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पे बहुत सख्त है, आप कह रहे हैं कि आप पार्टी को एंगेज करेंगे इस पे?
शहरी रहमान को शायद मुकम्मल मालूमात इस पर नहीं मिली हैं, वो मेरे ख्याल में मुशावरत करेंगी तो उनको शायद कोई मुख्तलिफ बयान दें। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी, ऑर्डिनेंस जो दिसंबर में आया था वो लैप्स हो चुका है, उसके बाद आप भी उस प्रोसेस कमेटी का हिस्सा हैं जो कि मुज़ाकरात करी ऑपोजिशन से, इसमें क्या किसी किस्म की तब्दीली लाने का सोच रहे हैं या जो नैब ऑर्डिनेंस पहले आया था उसी को आप दोबारा लेकर आएंगे और पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएंगे? नहीं, इसके ऊपर पहले कम से कम 2 मीटिंग्स तो मुझे याद हैं हुई थी। परवेज खटक साहब, स्पीकर साहब उसको चेयर कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे मीटिंग्स को, स्पीकर हाउस में हुई थी। ऑपोजिशन की लीडर्स भी थे, सीनियर लीडर्स मौजूद थे, हमारी कुछ बातचीत हुई थी। उसके बाद ये कोरोना वायरस की एक क्राइसिस आ गया तो वो बात पीछे रह गई थी। तो अब वो वैसे भी लैप्स कर गया है नैब का ऑर्डिनेंस जो है, क्योंकि और भी लोगों की कुछ उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आई थी, कुछ और बेहतरी के लिए लोगों की सजेशंस आई थी, तो वो एंगेज करके ऑपोजिशन के साथ इनिशियली तो क्योंकि पार्लियामेंट नहीं हो रही तो हो सकता है ऑर्डिनेंस ही किया जाए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट में लेके जाना है। ये जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाला मामला था उस वक्त लग रहा था कि आप लोगों का जो डिस्कशन है ऑपोजिशन के साथ वो नैब ऑर्डिनेंस पे भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, और उस वक्त अलग अलग किस्म के प्रपोजल्स आ रहे थे कि खासतौर पे 90 दिन में हिरासत लेने वाला मामला है, किस वक्त गिरफ्तारी करनी है, इसका तयन हो जाना चाहिए, बहुत सारे स्वादीदी इख्तियारात हैं उनको कम करने की जरूरत है। तो इस पर बातचीत अभी चल रही है या बिल्कुल वो आप समझते हैं उन 2 मीटिंग्स के बाद डेडलॉक है इस वक्त? ये एक तो पाकिस्तान का मीडिया जो है ना भाई, ये हर चीज को GHQ और अपारा नहीं, वो तो मेरे शो पे कहा था, फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अब क्योंकि ये हो गया है तो हमें ऑपोजिशन की बात सुननी पड़ेगी, कुछ गिव एंड टेक होगा अब इस पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं जरूरत भी नहीं कर सकता। ये वो मुझसे बहुत ज्यादा सियासी तौर पे जीरक सियासतदान है, तो उन्होंने कहा था तो जरूर उसमें कोई वजन होगा, लेकिन नहीं, अब देखें कोई आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला नहीं। और मैं आपसे आज भी ये कह रहा हूँ कि कोई देखें, बात बहुत सादा सी है ना, ऑर्डिनेंस जो है वो तो एक कलील मुद्दत के लिए होता है, उसके बाद तो वो पार्लियामेंट से जब तक पास नहीं होगा तो वो कानून नहीं बन सकता। सो आपको अपोजिशन के साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज करके कोई ना कोई तो शक्ल उसकी निकालनी पड़ेगी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कहीं और क्या हो रहा है। सही, लेकिन आप कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो है वो सियासी तौर पर बहुत आगे हैं। टार्जन की वापसी का एक कॉलम लिखा है सोहेल वड़ाई साहब ने, आप ही के बारे में लिखा हुआ है, और कहा है कि आप वापस वो लिखा है कि वो वापस आया, उसने देखा और छा गया। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त आप एक सीनियर वजीर नहीं बल्कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस वक्त आप काम कर रहे हैं। तो जरा बताइए हमें भी कि ये वापसी कैसे हुई, कैसे आप आए और देखा और आप छा गए कि आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए? सर, पहली बात तो फवाद चौधरी की सियासी, मेरी जहाँ सियासी सोच खत्म होती है ना वहाँ फवाद चौधरी की शुरू होती है। वो पाकिस्तान के, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे हमारी पार्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा सियासत को समझने वाले लोग हैं उनमें से एक फवाद चौधरी हैं। अच्छा, दूसरा, आप सोहेल वड़ाई साहब का मुझे भी किसी ने भेजा था, ऐसी कोई चीज नहीं है सर। हिस्सा हूँ इमरान खान की टीम का हिस्सा हूँ, मेरे ख्याल में निस्बतन नुमाया हिस्सा रहा हूँ काफी अरसे से, मैं शायद 7-8 साल से ही हूँ, वही सूरत हाल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो क्या कहते थे कि जरा जोशे खिताबत में जरा सा ज्यादा शायद हो गया। मतलब जोशे खिताबत में आपको टार्जन से कंपेयर कर गए, आप कह रहे हैं टार्जन से कंपैरिजन बनता नहीं है आपका? मैं टार्जन से कंपेयर इतने मेरे मसले ना, मैं दरख्त से छलांग मार सकता हूँ एक दरख्त से दूसरे। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे।